नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जतिन एडुग्रो। दोस्तों, हम वीडियो ये सेकंड पार्ट बना रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो कि फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड था, जिसको हम कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट भी कर दिया था। हमने ये भी जाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक हमारी पोजीशन स्टेटमेंट होती है, बिजनेस कहाँ पर है, स्टैंड करता है, उस पोजीशन को बताता है। वहीं पर ट्रेडिंग और पी&एल ये दोनों ही ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को बताने में काम करते हैं। दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं और वो हमारी पोजीशन स्टेटमेंट होती है। उसको हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये सब हमने जाना। हमने ये भी जाना यूजर्स कितने होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और उसी के साथ साथ हमने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी साथ साथ समझा है। अब हम आगे की आने वाली इलस्ट्रेशंस करेंगे और उसके साथ साथ अगर कुछ रहता है मिल जाएगा तो वो साथ साथ समझते जाएंगे। इलस्ट्रेशंस करने शुरुआत करने से पहले या इस चैप्टर की को अच्छे से शुरू करने से पहले, क्योंकि उस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, अब इस वीडियो में इलस्ट्रेशंस करेंगे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जो थोड़ा बहुत रहता है कि ट्रायल बैलेंस से ये अमाउंट या ये अकाउंट्स ट्रांसफर होकर या एंट्रीज ट्रांसफर होकर ट्रेडिंग में जाएंगी, ट्रेडिंग से पी&एल में जाएंगी और फिर बाद में वो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रायल बैलेंस में किस तरीके के अकाउंट्स होते हैं और वो किस तरह ट्रांसफर होते हैं। एक बार इस ओवरव्यू को समझ लेते हैं और फिर आगे एंट्रीज करनी आसान हो जाएगी। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस होता है, इसमें हेड्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं जो कॉमनली आप देखने को मिलेंगे। वो ये असेट्स रहेगा, एसेट्स हमारी संपत्ति, जो बिजनेस की संपत्ति है वो। उसी के साथ लायबिलिटीज, बिजनेस की कोई देनदारी जो उसकी बनती है, मार्केट में उसे पैसा देना है या कुछ रहता है तो वो। उसी के साथ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माने के सारे खर्चे, जितने भी खर्चे हैं। अब खर्चे दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने आपको ये बात क्लियर प्रीवियस वीडियो में कर दी है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, या डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। अगर नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें काउंट होंगे और इनडायरेक्ट। उसी के बाद इनकम्स भी हैं, इनकम्स हैं जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये सब इस कॉलम में है। यानी ट्रायल बैलेंस में हम ये हेड्स ऑफ अकाउंट देखते हैं। अब ये कैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं इसे भी देख लीजिए। अब देखिए, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में दो कॉलम रहते हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में वही अकाउंट्स आते हैं, वही एंट्री देखते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो मैंने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, या उसी से बिजनेस को चलाते हुए डायरेक्टली पैसा कमाया जा रहा हो उससे। जैसे अगर किसी किसी का XYZ कोई जैसे जूतों की दुकान है, शॉप की दुकान है, शूज की दुकान है, तो उसे जूते बेचने हैं। अब जब वो जूते बेचने के लिए जूतों को खरीदने से लेकर उनको अपने पास बनाने से लेकर या पैकिंग करने से लेकर कस्टमर तक बेचने तक जो भी उसके खर्चे या इनकम्स होंगी वो डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम्स कहलाएंगी, वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे डेबिट साइड में आ जाएंगे। वही डायरेक्ट इनकम्स, डायरेक्ट इनकम्स हमारी क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। डायरेक्ट इनकम्स, डायरेक्ट इनकम्स हमारी क्रेडिट साइड आ जाएगी। तो यहां तक क्लियर है कि ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाएंगे हमें ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस की कौन सी एंट्रीज को हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम्स होंगी उन्हें ही हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। और कहां कहां लिखेंगे तो हमने बताया, डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम्स को लिखेंगे। अब इतना कर देंगे तो उसके बाद एक चीज ध्यान दीजिए
कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी कंपनी के ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस कम है, जो भी खर्चे हुए वो कम है, लेकिन इनकम ज्यादा है। मान ले खर्चे उसके हो रहे हैं 50,000 की और इनकम हो रही है उसकी 1 लाख की, ठीक है, तो सीधा सीधा 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है उसको, है ना। तो ये प्रॉफिट हमें यहां लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट कॉलम में लिखना है, ठीक है। क्यों क्यों लिखना है, डेबिट साइड क्यों लिखना है? क्योंकि देखिए ये एक तरीके से तराजू की तरह काम करता है कि अगर ये 50,000 और ये 1 लाख, तो 1 लाख ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर। तो अकाउंट्स हमेशा इक्वलिटी पे चलता है, मतलब वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि इस पूरे अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए हम इस तरफ वेट डाल देंगे। वो कौन सा वेट होगा, जो इन दोनों को लेस करके आएगा। तो वही चीज है कि जब एक्सपेंस कम होंगे और इनकम ज्यादा होगी, 1 लाख की इनकम होगी और 50,000 के खर्चे होंगे, तो 50,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, इस तरफ लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, ये 50 रख देते हैं, इसे 1,50,000 कर देते हैं, खर्चे 1,50,000 कर देते हैं और इनकम मान लेते हैं 1 लाख हुई है, तो हम फिर से कहेंगे कि 50,000 का अब नुकसान हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है। तो इस वजह से बैलेंस करने के लिए हम इनकम वाले पार्ट में ग्रॉस लॉस को डाल देंगे कि इस बार क्या हो गया, कंपनी को लॉस हो गया। यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो हमें अकाउंट बनाना होता है वो कौन सा होता है, पीएनएल। सीधी सी बात है, इसके बाद पीएनएल ही बनेगा। तो इसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम शॉर्ट में पीएनएल अकाउंट बोल देते हैं। डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। इसमें क्या आएगा भाई बच्चा, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम्स। अब बिजनेस, बहुत से खर्चे और बहुत सी कमाई ऐसी होती है जो बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनसे बिजनेस चल रहा होता है। कि अगर अपना सिस्टम बेच दिया, अपना लैपटॉप या अपना डेस्कटॉप या फर्नीचर कुछ भी बेच दिया और बिजनेस नहीं है वो उसका, लेकिन बस वो बेच दिया, वो खराब हो रहा है जो भी है निकाल दिया उसको, तो ऐसे में जो खर्चा हुआ, ये जो उसने भेजा या जो इनकम आई, वो इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाती है बिजनेस के लिए। इनको हम पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं। लिखने से पहले एक चीज ध्यान दो कि लिखने से पहले जो इसकी बात ध्यान देनी है वो ये कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना, ये वाला, अगर मान लेते एक तरफ ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ये पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा, और अगर ग्रॉस लॉस आया तो ये पीएनएल के डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। फिर जाके एंट्रीज शुरू की जाएगी। अब आप बोलोगे क्यों अब ये डेबिट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि जो लॉस था वो एक्सपेंस की साइड था, जो लॉस था ग्रॉस लॉस था वो क्रेडिट साइड था, तो उसे कैरी फॉरवर्ड करना होगा, है ना, कैरी डाउन करना पड़ेगा, नीचे एंट्री को उतारना पड़ेगा। तो पीएनएल में हो जाएगी एंट्री डेबिट साइड और प्रॉफिट वाली एंट्री चली जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है। याद रख करते चलिएगा, ये बहुत मेजर या कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन माइनर भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की एंट्रीज को करने के लिए, ये बहुत जरूरी है जान लेना कि क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम्स है, मतलब ये, क्योंकि आधी उलझन बच्चों की इसी बात में रहती है, एंट्रीज करते वक्त वो डाउट उसमें फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि एंट्रीज में डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, वो फाइंड आउट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगता है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट ज्यादा नहीं कर पाते, एक ही क्वेश्चन में उलझे रह जाते हैं। तो बेहतर होगा हम इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझ लें, उसके बाद जितनी भी एंट्रीज हो सकती हैं वो कर सकते हैं। तो डेबिट साइड में इस बार डायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगी, और यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाएंगी। क्लियर है? चलो, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम्स आ चुकी है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैं अगर पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे चलूं, अपने 50,000 और 1 लाख वाले पे, तो अब अगर 1 लाख उधर इनकम हुई तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट कहाँ चला गया होगा, यहाँ पर, तो यहाँ पे आ गया ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम्स, अब देखते हम ये हैं कि जो एक्सपेंसेस हैं, है ना, वो अभी भी कम है, अभी भी कम है, मान लेते हैं
20,000 के करीब खर्चा हो रहा है, अभी भी कम हो रहा है। इनकम कितनी हो रही है? 50,000 के करीब इनकम हो चुकी है। मैं अमाउंट कुछ ऐसे ले रहा हूँ जो आपके माइंड में इजीली कैलकुलेट हो जाए, आपका इतनी अमाउंट कैलकुलेशन भी नहीं लग जाए कि चलो बैठ के कैलकुलेटर अमाउंट ही कैलकुलेट करो, बाद में फॉर्मूला समझ लेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, अमाउंट कोई भी आप यूज कर लो। तो इस बार इनडायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 के हुए और ग्रॉस प्रॉफिट में जो उसी के साथ जो अगला कॉलम है इनडायरेक्ट इनकम्स का, वो 50,000 के करीब हुई। तो अभी भी आपको दिख रहा है तो प्रॉफिट ही हुआ है आपको, ठीक है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो कितना था? 50,000 था। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 50,000 था। अब आपने देखा कि दोनों को जोड़ा तो हो गया 1,00,000। अब यहाँ पे आपने वैल्यू 1,00,000 कर दी, है ना। अब इधर भी तो बैलेंस करना है, तो कितना कमा हो गया? 80,000 ना। तो 80,000 आपने इधर लिख दिया और लास्ट में बैलेंस किया फिगर को 1,00,000 से, इस तरीके से। अब ये जो 80,000 आपने लिखा, ये जो आपने 80,000 लिखा है ना, क्योंकि 80,000 कम पड़ रहा है। अब ये तो आपने जो 80,000 लिखा है इस 20,000 से अलग, तो ये जो 80,000 है ये आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर इधर फिगर ज्यादा हो, इधर 50,000 हो, उधर 20,000 हो, तो उधर नेट लॉस में चली जाएगी वैल्यू और ग्रॉस लॉस वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये है ट्रांसफर करने का एक तरीका, और ऐसे ही होता है। अब पहले अमाउंट कुछ भी रख लो, आप अपने दिमाग से रख के इसको फिगर को बना लो। तो इसी के बाद सबसे एंड में जो बचता है वो है पोजीशन स्टेटमेंट। और पोजीशन स्टेटमेंट क्या होती है? अपनी बैलेंस शीट। सबसे लास्ट में आती है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या होता है? उसमें भी दो कॉलम होते हैं, डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं होते उसमें। उसमें लायबिलिटी को कॉलम होता है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, ठीक है। लायबिलिटीज जैसे कि कैपिटल, कैपिटल एक बिजनेस में के लिए क्या है? लायबिलिटी है। ऑनर क्या है? लायबिलिटी, यानी मालिक और ऑनर, सॉरी, कंपनी और मालिक दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक नहीं होती है, ठीक है ना। अब इसमें से क्या होगा कि चैप्टर हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोलो प्रोप्राइटरशिप। तो अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ, अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो जाहिर सी बात है इसमें ऐड कर दिया जाएगा, है ना, कैपिटल में उसे ऐड कर दिया जाएगा। अगर नेट लॉस हुआ तो में से घटा दिया जाएगा कि कैपिटल को लॉस हो गया। मतलब कुछ भी हो, फायदा हो चाहे नुकसान हो, वो दिया किसको जाएगा? कैपिटल को दे दिया जाएगा। असेट्स में हमारे करंट असेट्स जो भी होती है, फर्नीचर जो भी, वो सब इसमें आ जाएगी। तो धीरे धीरे हम अपने उसी कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं जहां हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हमें शुरू करना है। अब सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, इसके फॉर्मेट को समझते हैं। यहाँ तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि इस तरीके से एंट्रीज पास आउट होनी है। अब हम इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि चैप्टर अच्छे से शुरू हो जाए। तो अब हम देख लेते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये मैंने पहले से एक टेबल बना रखी है आपके सामने। ठीक, इस तरह ही होती है। इसमें ये कॉमन अकाउंट्स जो होंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में, कॉमन अकाउंट में मैंने दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है कि प्रीवियस ईयर का कुछ, जिससे कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा होगा, कुछ रहता है तो प्रीवियस ईयर इस बार ओपनिंग स्टॉक बनकर सामने आता है, तो ओपनिंग स्टॉक होगा। और परचेज, परचेज में ये रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि जो सामान खरीदा था उसमें से बहुत सा खराब निकल गया है, टूट फूट निकल गया, हमने वापस कर दिया। तो वापस किया और जो खरीदा उसमें से जब माइनस कर देंगे उसको, तो जो भी परचेज निकल कर आएगी हम उसे बोलेंगे नेट परचेज, ठीक है, नेट परचेज। उसके बाद उसी में डायरेक्ट एक्सपेंस और फिर वहीं से निकल कर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर देखिए इधर क्रेडिट साइड में, ये तो डेबिट साइड का कॉलम हो गया। अब क्रेडिट साइड कॉलम में क्या आएगा? यहाँ पे आपने देखा कि जैसा कि मैंने कहा था डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, तो डायरेक्ट एक्सपेंस इस तरफ आ गए और
डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो परचेज भी आ रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस, और फिर ओपनिंग स्टॉक तो आता ही है। यहाँ पे डायरेक्ट इनकम्स में बाय सेल, उसमें से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न इनवर्ड यानी कि जो वापस आ गया उसको माइनस कर देंगे, और जो निकल के आएगा हम उसे नेट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेट सेल। ओके, एंड लास्ट में फिर जो क्लोजिंग स्टॉक बचा कि बिजनेस को जो हमने शुरू किया था तो पहले भी बहुत सा स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ था, मतलब शुरू ही नहीं किया था, मतलब नेक्स्ट ईयर जब शुरू किया तो प्रीवियस ईयर का कोई कुछ स्टॉक हमारे पास बचा था, तो उसको हमने जो ओपनिंग स्टॉक में डाल दिया, वो डेबिट साइड, क्योंकि वहां से हम बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, परचेज हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस ही होते हैं और सेल हमारी डायरेक्ट इनकम ही होती है। उसमें से रिटर्न आउटवर्ड लेस करेंगे तो नेट परचेज निकल जाएगा, और रिटर्न इनवर्ड माइनस करेंगे तो हमारा नेट सेल निकल जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड, और जो डायरेक्ट इनकम जैसे कि सेल है वो क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक एंड में हमारे पास बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक बचता है कि पूरे साल हमने बिजनेस चलाया और अगला अकाउंटिंग ईयर शुरू करने से पहले हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है। अब वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये फिगर डाउन में जाती है और ये फिगर अप होती है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर ये फिगर डाउन होती है यानी कि इनकम कम होती है और खर्चे ज्यादा होते हैं, तो अब जब खर्चे ज्यादा हैं तो और इनकम कम है तो उसका मतलब लॉस हो गया, तो हमें इस वाली फिगर को बैलेंस करने के लिए हम निकालेंगे तो वो निकल के आएगा ग्रॉस लॉस, एंड लास्ट में बैलेंसिंग फिगर हमारे सामने होगी। चलिए, तो हमने ये पूरा टेबल समझ लिया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स को हम नोट डाउन करने वाले हैं। अब जरा एक बार समझ लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है, बहुत बार आपने शब्द बोल दिया डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, अब ये बता तो दो डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है। अब जैसा कि बताया भी जा चुका है, डायरेक्ट एक्सपेंस वो सभी एक्सपेंस हो सकते हैं जो बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। अब इस इन्वॉल्व शब्द को बताते ही एक डाउट एक और खड़ा होता है कि अब जब इन्वॉल्व बोला, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है बोला, तो अब ये भी बता दो कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स या एंट्रीज हो सकती है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व के एग्जांपल होंगे। तो सफिशिएंट कुछ एग्जांपल आपके सामने आप देखते जाओ और फिर अपने एनालिटिकल पावर लगाकर समझिए इसको। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आप देखिए कैरेज, फ्रेट या ये सब चीजें, जहाँ मतलब यह एक छोटा चीज आपको बताऊं कि अगर किसी के साथ इनवर्ड लिखा हुआ दिखाई दे जाए, इनवर्ड कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऐसा कुछ वर्ड हो इनवर्ड, तो आप समझिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस का ही हिस्सा है। आउटवर्ड है तो फिर वो अपना वो पीएनएल की एंट्री में जाता है। बाकी अभी तो हम ट्रेडिंग ही देख रहे हैं ना। फिर वेजेस, सैलरीज, ठीक है, सैलरी दी है, वेजेस एंड सैलरीज दी हैं साथ में, ठीक है, तो हम उसे ट्रीट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह। इलेक्ट्रिसिटी बिल, भाई जहाँ पे काम हो रहा है वहां पे बिजली नहीं होगी तो काम कैसे होगा, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना वो, तो इलेक्ट्रिसिटी या जो मशीन में काम हो रहा है उसमें बिजली यूज होती है, वो बिना बिजली के चलेगी नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। फिर फ्यूल, कभी कभार कुछ चीजें फ्यूल से चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं, तो इस तरीके के लिए फिर वो फ्यूल भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। फैक्ट्री का रेंट भी पे करना है। फिर ड्यूटी ऑन परचेज, बाहर से जब माल खरीद कर लाते हैं तो ऑन ड्यूटी पे करना होता है, चार्ज होता है एक तरीके का, तो ड्यूटी चार्ज पे करना होता है, तो परचेज पे अगर ड्यूटी चार्ज पे किया तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया। कोई रॉयल्टी है या कंज्यूमेबल स्टोर है। अब कंज्यूमेबल स्टोर क्या होता है सवाल होगा, तो कंज्यूमेबल स्टोर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, प्लस परचेज स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, मान लेते 10,000 का आपके पास ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था, आपने 5,000 का और खरीद लिया, हो गया 15,000,
और जब आप क्लोज कर रहे हो तो आप क्या देखते हो, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक करीब करीब 2000 का बाकी था। तो आप बैलेंस कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो क्या कि 10,000, 5,000, 15,000, 15,000 माइनस 2,000 हो गया 13,000। यानी कि सही महीने में आपने कितना यूज किया, 13,000 ही यूज किया, कंज्यूम किया आपने, सिर्फ 13,000 ही यूज किया। ये होता है कंज्यूमेबल स्टोर। तो क्या है ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के। तो देखिए अब मैंने आपके सामने फर्स्ट इलस्ट्रेशन ले आया हूँ, आप देखिएगा। हमने इस इलस्ट्रेशन को करने से पहले प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप जरूर जाके चेक कीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम उसी में फाइंड आउट इस इलस्ट्रेशन में कर रहे हैं। लिखा है स्टेट वेदर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। ये बताओ कि ये एंट्री कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। एंट्री पढ़ते हैं तब पता चलेगा। लिखा है सेकेंड हैंड कार, यानी एक पुरानी कार है, was purchased for a sum of 1 लाख। सेकेंड हैंड कार है जो 1 लाख की परचेज की है, ठीक है। सो a sum of rupees 10,000, a sum of rupees 10,000 was spent on its overhauling, यानी उसको रीयूज करने के लिए, रीयूज कंडीशन में लाने के लिए उस पर 10,000 और खर्च किया गया है। तो ये कैपिटल है नेचर है या रेवेन्यू नेचर है? तो क्योंकि कार खरीदी है और एक ही बार खरीदी जाएगी तो ये एक असेट है, तो इसलिए ये कैपिटल नेचर की है। क्योंकि इस पे एक बार पैसा लगाओगे, आप बार बार नहीं, मतलब कार अगर खरीदी आपने 1 लाख की तो एक बार खरीदी है, अगली बार फिर नहीं खरीदोगे 1 लाख की, ठीक है। और इसका जो फायदा है देखा जाए लॉन्ग टर्म तक जाएगा। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कैपिटल नेचर जो होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है और रेवेन्यू नेचर विद इन अ ईयर होती है, उसका प्रॉफिट विद इन अ ईयर मिल जाता है। यानी आपने एक प्रीपेड रिचार्ज करवाया मोबाइल में, तो आपने अभी उसकी पेमेंट करी, जैसे महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की आपने पेमेंट करी, जैसे ही यूज किया वैलिडिटी खत्म हुई, आपको फिर से उसको रिचार्ज करना पड़ा। यानी कि अपनी सिम को आप बार बार रिचार्ज करते हो। ऐसा नहीं कि एक बार रिचार्ज किया लाइफ टाइम के लिए फिर रिचार्ज ही नहीं करना, ऐसा नहीं करते हो, आप बार बार करते हो। तो वो इस तरीके की चीजें जो विद इन ईयर हो जाती हैं वो रेवेन्यू नेचर की कहलाती हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। कार खरीदी है, 1 लाख की पुरानी कार खरीदी और उसको रिकंडीशनिंग में लाने के लिए, दोबारा से रीयूज में लाने के लिए 10,000 और स्पेंड कर दिया उस पर, तो टोटल 1,10,000 एक्सपेंडिचर हो गया है, खर्चा हो गया है। कितना खर्चा हो गया है? टोटल 1,10,000 एक्सपेंडिचर। और ये कौन सा एक्सपेंडिचर इन नेचर? तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। कौन सा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज 1 लाख इन इन्वेस्ट कैपिटल एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स नेचर में वो इन्वेस्ट हुए हैं और जो विल अनदर 10,000 इज यूज्ड टू रेडी टू यूज फॉर कंडीशनिंग के लिए यूज हुए हैं, ठीक है। आइए अब सेकंड इलस्ट्रेशन। चलिए अब अपने फर्स्ट इलस्ट्रेशन के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है 25,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीनरी। 25,000 रुपए दिए हैं नई मशीन जो खरीदी है उसको इंस्टॉल करने के लिए। मशीन खरीदी है, हैवी होगी, तो लोगों के 3-4 लोगों के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा उनको उठवाया गया और एक जगह से दूसरी जगह पे इंस्टॉल किया गया, वहां पे लगाया गया। अब उस इंस्टॉलेशन को करवाने के लिए ही कितने रुपए? बाप रे, 25,000 रुपए खर्चा हो गया। अब ये जो खर्चा हुआ 25,000, ये उस मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, जितने की होगी उसमें, उसकी कॉस्ट में वो इंक्लूड हो जाएगा खर्चा, कि भाई हुआ तो इस मशीन के लिए था, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, यहाँ से यहाँ इंस्टॉल करने के लिए तो हुआ था, तो ये खर्चा हुआ मशीन के लिए, तो पैसा भी मशीन को ही देना पड़ेगा।
इसलिए मशीनरी इंक्लूड हो जाएगा इंक्लूड हो जाएगा। अब इंक्लूड हो जाएगा तो आंसर भी देख लो जरा फिर। तो हुआ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन द न्यू मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? ये कौन सा नेचर का हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ये, है ना? बिकॉज क्यों? द अमाउंट स्पेंड इज अप टू द पॉइंट व्हेन द एसेट इज रेडी फॉर यूज। इस वक्त इसको यूज किस लिए किया गया कि जो मशीन है उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए। तो एक बार स्पेंड किया ना इसको रेडी टू इंस्टॉल करने के लिए, एक बार तो बुलाया गया वर्करों को, अब ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन फिर आना जी, फिर यहाँ से हिलाएंगे, फिर आपको मशीन को दोबारा इंस्टॉल करना है। अगले दिन फिर आना जी, फिर मशीन को हिलाएंगे, फिर आपको इंस्टॉल करना है। तो ऐसा तो नहीं होगा, एक बार इंस्टॉल हो गई उसमें जो ऊपर खर्चा लगना था वो लग गया इंस्टॉलेशन का। तो इस हिसाब से ये रेडी टू यूज हुई, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये एसेट पे लगा है और एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगी। ठीक है, चलिए अब अपनी इलस्ट्रेशन के थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रिपेयर्स फॉर ₹5,000 नेसेसिटेटेड बाय नेग्लिजेंस, यानी 5,000 रुपए, ठीक है, क्या हुए देखें, रिपेयर पर खर्च हुए, रिपेयर करवाना पड़ा है। इसमें समझिए कि जो मशीन है ना, उस मशीन को दोबारा से कुछ खराबी आ गई, उसकी खराबी को ठीक करने के लिए 5,000 रुपए लगे हैं, यानी रिपेयर करवाया गया है। अब मशीन है, खराब तो होगी, आज रिपेयर करवाया, एक टाइम के बाद फिर खराब होगी, फिर रिपेयर करवाना पड़ जाएगा, यानी जब जब खराब होगी तब रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी। तो ये रिपेयरिंग क्या लग रही है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रही है ना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं दे रही, शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रही है। ये रिपेयरिंग हो रही है यानी कि उसको इम्प्रूव नहीं करती है, बल्कि रिपेयर करती है, बस काम चलाने के लिए, मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो खर्चा करना पड़ता है, हर बार करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देती है। सो रिपेयर चार्जेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, repair charges are revenue expenditure since they are for maintaining assets and not for improving the assets। अगर improve कर रही होती, क्वालिटी improve कर रही होती कि आज पैसा लगाया क्वालिटी improve हो गई, अब लोग साल बाहर से ऊपर फायदा मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ मेंटेन करने के लिए लिया गया, इसलिए रिपेयर चार्जेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम कह सकते हैं कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से है ये, और देख लीजिए, इसके बाद आपको अब तक की एंट्रीज देखते हुए क्लियरिटी होती गई होगी कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैसे डिफरेंट समझ सकते हैं। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस पेड एंड द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द कार मेंशन अबव। तो जैसा कि ऊपर आपने कार खरीदी थी अभी फर्स्ट एडिशन में, तो उसमें क्या हुआ, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। आप देखिए, इंश्योरेंस देना या टैक्स देना, ये तो बार बार होता रहेगा, हर साल होता रहेगा, है ना, यानी कि एक सफिशिएंट टाइम के बाद इसके यूजेस आपके लिए खत्म। अगर दोबारा यूज करना है, मतलब आगे तक यूज करना है, तो एक बार दोबारा से प्रीमियम भरो, फिर आगे जाएगा, फिर वो कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर प्रीमियम, इंश्योरेंस भरो, ये इंश्योरेंस भरते ही रहना होगा हर साल। तो इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि इसमें बार बार पैसा लग रहा है, यानी शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है। तो हम कह सकते हैं ये कौन से नेचर का हुआ, रेवेन्यू नेचर का। तो इस तरीके से आप आगे समझते जाएंगे, और हम अब इससे आगे की एंट्रीज नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट लगेगा उसमें इसको कवर करेंगे, और आगे की सभी इलस्ट्रेशंस करेंगे, और जैसे जैसे फॉर्मूले भी आते जाएंगे फॉर्मूले के साथ करेंगे, और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर वीडियो आपको लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल के आई बटन में लिंक दे दूंगा प्रीवियस वीडियो का, जिससे कि आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में भी इसको डाल दूंगा। और कोई डाउट या कोई भी कमेंट सेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी आप मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।